ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज मेंडल्स के लॉ स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, दोनों कान खुले रखने, थोड़े टेक्निकल टर्म है वो आपको याद रखने हैं। आपको पता चला ना कि हमारी बात चल रही है इनहेरिटेंस की, और इनहेरिटेंस में भी हम बात कर रहे हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म यानी मेंडल की इरा, मेंडल की जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल ने दो चीजों की वजह से मेंडल का काम इतना ज्यादा एलेबोरेट हुआ है, वो हमने आपको बताया। एक तो उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल, दूसरा इनका वे ऑफ स्टडी। एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था इनका मेंडल का? पी प्लांट, गार्डन पी भी कहते हैं, पायसियम सटाइवियम, बॉटनिकल नाम है, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 14 क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशंस, जल्दी से अगली जनरेशन आ जाती है, एलाबोरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवाना आसान है, और इसको कल्टीवेट करना आसान है, लैब में ग्रो करवा सकते हैं, नंबर ऑफ जनरेशन ज्यादा आती है। ये कुछ करेक्टर थे जिसकी वजह से मेंडल अट्रैक्ट हुए टुवर्ड द गार्डन पी। ठीक है, पी प्लांट। दूसरा इनका वे ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी से हम कहते हैं। मेथोडोलॉजी में सबसे पहले ये सिलेक्शन करते थे टू ब्रीडिंग वैरायटीज, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कि सेल्फ पॉलिनेशन पर हमें वैसे ही इंडिविजुअल प्रोवाइड करें, ये होती है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद ये उनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे। ठीक है, सो दैट इनको F1 जनरेशन मिले। F1 जनरेशन के बाद ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे। ठीक है, F1 के बाद इनको F2 जनरेशन मिलती थी, F2 के बाद इनको F3। मिडिल के एक्सपेरिमेंट की खूबी यही थी कि वो एक कैरेक्टर को 3 से 4 जनरेशन तक स्टडी करते थे। इनसे ये हुआ कि इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए, ज्यादा अच्छा इनका काम जो है वो पेश हुआ सबके सामने। अच्छा, हमने मेंडल के लॉ डिस्कस कर रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था मेंडल ने इटसेल्फ नहीं कहा था कि ये मेरे लॉ है। मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट कहे थे, जो भी इन्होंने काम किया उसकी बेस पर इन्होंने कुछ चीजें, जो नताइज जो निकाले थे ना, वो इन्होंने रख दिए थे कि भाई ये पोस्टुलेट है मैन। लेकिन इनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक साइंटिस्ट थे, नाम क्या था उनका, कल मैंने बताया था, कैरल कोरेन। कैरल कोरेन उन 3 बंदों में से है, कैरल कोरेन उन 3 बंदों में से है जिन्होंने 50 साल के बाद मेंडल का काम जो है रीडिस्कवर करा था। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का काम रीडिस्कवर करा था, कैरल कोरेन, शिमार्क, डिवरीज, 3 साइंटिस्ट थे। उनमें से कैरल कोरेन ने कहा मेंडल को रिस्पेक्ट देने के लिए जो उनके पोस्टुलेट हैं उनको लॉज बना देते हैं। तो अलग अलग लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हमने कर ली थी। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले मैंने कुछ आपको टर्म बताए थे, डोमिनेंट टर्म, रिसेसिव टर्म, जीनोटाइप, फिनोटाइप, करैक्टर, ट्रेट, ये टर्म हमने पढ़े थे। डोमिनेंट कौन से करैक्टर होते हैं? जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं। और रिसेसिव कौन से होते हैं? जो F1 में ना अपीयर हो लेकिन F2 में अपीयर होंगे, F2 में अपीयर होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे। जैसे हमने टॉल और डुओफ को आपस में क्रॉस करवाया, हमें F1 में टॉल मिले, ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर था। लेकिन F2 में फिर से जो डुओफ प्लांट था, छोटी लेंथ वाले प्लांट अपीयर हुए, भले ही रेशियो कम था लेकिन अपीयर तो हुए ना। इनसे ये साबित होता है कि कभी भी कोई अलील खत्म नहीं हो जाता, जो कौन से ब्लेंडिंग थ्योरी वाले पहले कहते थे, जिनको मिडिल पे शक था, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो है इनहेरिटेंस दी। अच्छा, ये डोमिनेंट टर्म था। रिसेसिव भी समझ में आ गया, जो F1 जनरेशन में अपीयर ना हो। उसके बाद जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप वो तो फिनोटाइप है जी। जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप देखें, कोई भी करेक्टर है ना, जैसे हाइट है, टॉल, शॉर्ट, मीडियम, ये फिनोटाइप है। लेकिन इनको बनाने के लिए जो अलील, जो जीन रिक्वायर्ड है ना, वो जीनोटाइप है। ठीक है, और इसके साथ मैंने करेक्टर भी आपको समझाया था। देखिए, करेक्टर में ऐसा ही है, करेक्टर का मतलब जो भी कोई भी फीचर जो होती है ना किसी इंडिविजुअल की, वो करेक्टर है। जैसे फ्लावर, जैसे प्लांट की हाइट, ये करेक्टर है। लेकिन टॉल डुओफ होगी, ये क्या था? ये ट्रेट था। फ्लावर का कलर करेक्टर है, फीचर है, कलर होगा। लेकिन पर्पल होगा या व्हाइट होगा, ये ट्रेट है। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन ये करेक्टर है, लेकिन एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी, ये ट्रेट है। इसी तरीके से सीड का कलर करेक्टर है, लेकिन वो येलो होगा या ग्रीन होगा, ये ट्रेट है। इसी तरीके से सीड की शेप जो होगी वो करेक्टर है। कोई भी शेप हम नहीं बता रहे, करेक्टर, लेकिन वो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, ये ट्रेट है। तो आपको समझ में आ रही है, करेक्टर एक फीचर होता है, करेक्टर की अलग अलग फॉर्म्स को हम ट्रेट कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में? ये टर्म भी हमने कल डिस्कस कर दिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी किसी करेक्टर के लिए अगर अलील सेम है, किसी करेक्टर के लिए अगर अलील सेम, वेरी गुड, उस कंडीशन को होमोजाइगस कहा जाएगा। और अगर मुख्तलिफ है, जैसे ये देखें, यहाँ पे आइए, ये टॉल है ना, टॉल में कैपिटल टी, दोनों टी सेम है, ये होमोजाइगस कंडीशन है इस करेक्टर के लिए।
लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, दोनों डिफरेंट अलील, ठीक है। डुऑफ में भी देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये होमोजाइगस है। बस आपको इतना याद रखना है किसी करेक्टर के लिए अगर सेम अलील मौजूद है तो वो होमोजाइगस नहीं है, तो वो हेट्रोजाइगस। ये बातें कर ली थी हमने। लाभ जी जी वो बाद में, इतना टर्म एक साथ पढ़ेंगे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये होमोजाइगस तो है और ये करेक्टर F1 जनरेशन में आया, F1 जनरेशन में ये आए, F1 जनरेशन में ये आए, आप मुझे बता नहीं आए तो ये रिसेसिव हो गया। ये तब आएगा जब इसको इसके साथ ही क्रॉस करवाओ, इसको जब हाँ F2 में हम सेल्फ करवा रहे होते हैं तब आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी नहीं ऐसा नहीं होगा, डिसाइड F1 की वजह से ही होगा, ये मेंडल ने बात कही थी कि जो होगा वो F1 के हिसाब से डिसाइड होगा। इसको हम एज कहते हैं स्टैंडर्ड मान लेते हैं, F1 जनरेशन में जो होगा वो डोमिनेंट नहीं है वो रिसेसिव, ठीक है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कि जब हम दो इंडिविजुअल को क्रॉस करवाएं तो जो करेक्टर F1 में अपीयर होगा वो कौन सा होगा, डोमिनेंट, और जो नहीं अपीयर होगा रिसेसिव। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया। आज में पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेट। अब आपको दोनों कान खुले रखने, सेपरेट हो जाना। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट हो जाना। देखें ये लॉ रिलेटेड है अलील से, ये भी आप याद रखना, ये लॉ अलील से रिलेटेड है और उसमें सेपरेशन की बात की जा रही है। एक भी टर्म आपने स्किप किया आपको समझ में नहीं आएगी कहानी, और ये फिर आपको डराता रहेगा। ये देखें ये टॉल और डुऑफ को हमने क्रॉस करवाया, हमें F1 जनरेशन मिली, ठीक है। अच्छा F1 आगे जो है अपने गैमीट्स बनाएगा, ठीक है, F1 आगे गैमीट्स बनाएगा। हमेशा याद रखो जिस तरीके से सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर पूरे होते हैं ना, लेकिन गैमीट्स में हाफ हो जाते हैं ना, सेम अलील के साथ भी कहानी होती है। जो सोमेटिक सेल होते हैं ना उनमें अलील दो दो मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन जो गैमीट बनेगा ना उसमें एक एक अलील मौजूद होगा। ये बात आ रही है समझ में या नहीं, ठीक है जी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जी। जर्म सेल में भी हाँ, जर्म सेल से जो बनेगा गेमीट, जर्म सेल में दोनों होंगे, लेकिन जर्म सेल से बनने वाला जो होगा उसमें एक होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि हर सोमेटिक सेल के अंदर जिस तरीके से क्रोमोसोम नंबर पूरे होते हैं ना कंप्लीट, तो जो गेमीट होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। इसी तरीके से सोमेटिक सेल के अंदर हर करेक्टर के लिए अलील दो होंगे, लेकिन गेमीट के लिए एक होगा। इसको देखते हैं, पी प्लांट है ना, पी प्लांट के जितने भी सेल्स होंगे उनमें ये दो टी ही मौजूद होंगे, लेकिन जो इसका इनके जो गेमीट्स बनेंगे ना उनमें कोई भी एक टी मौजूद होगा, ठीक है। इनके गेमीट में कौन सा टी मौजूद होगा, कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा और इनके गेमीट में स्मॉल टी। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है सोमेटिक सेल में हर जीन के लिए दो दो अलील होंगे। फिलहाल हम हर जीन के दो अलील लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन गेमीट के अंदर एक अलील होगा। ये बात आ रही है समझ में या नहीं। गेमीट के अंदर एक बार फिर से बोलता हूं, सोमेटिक सेल के अंदर हर कैरेक्टर के लिए दो अलील, लेकिन गेमीट के अंदर एक अलील। ये बात आ गई समझ में। अब आप देखें ये जो अलील गेमीट्स के अंदर जाते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली जाते हैं। ये देखो ये स्मॉल टी है ना, एक साथ थे, लेकिन गेमीट में ये अकेले अकेले जाएंगे, और जब ये गेमीट में जा रहे होंगे ना ये टी से पूछेगा भी नहीं। कुछ दोस्तों की तरह आगे बढ़ रहे होंगे ना, दूसरों को पूछेंगे भी नहीं, खुद से दूसरे गेमीट में चले जाएगा, इसको पूछेगा भी नहीं। ये टी भी बड़ा मतलब ही है, ये कहेगा ठीक है भाई आपने नहीं पूछा ना, मैं भी नहीं पूछूंगा, मैं भी अलग गेमीट में चले जाऊंगा, ठीक है जी। दोनों चले गए। तो जब कभी, अब सुने बात, जब कभी अलील दो अलील एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली गेमेट्स में चले जाते हैं, जब कभी अलील एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, ठीक है जी। जब कभी अलील जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, गेमीट्स में चले जाते हैं, इसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं जी। जी 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 नहीं जी हाँ हाँ, अलग अलग होके जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो यही यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अलील ऑफ वन जीन इंडिपेंडेंटली टू अदर सेपरेट एंड गोज इनटू गेमीट्स। इस तरीके से हर गेमीट के अंदर कितनी कॉपीज होंगी, हर गेमीट, दोनों कानों से बात सुनिए आज, हर गेमीट के अंदर कितनी कॉपीज होंगी अलील की, एक, ठीक है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ से ये कैपिटल अली ये कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है,
और यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है कहीं, ठीक है, यहाँ टी होना चाहिए, यहाँ स्मॉल टी होना चाहिए, टी 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 टी, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए बेटा, यहाँ पर ये पेरेंटल जनरेशन थी, इनसे F1 जनरेशन आई, ठीक है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप ये है, ठीक है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप ये है, ठीक। अच्छा, इनमें से एक टी यहाँ गया गेमीट के अंदर, दूसरा दूसरे गेमीट के अंदर चला गया, एक नहीं ये हाँ वो तो पेरेंटल जनरेशन है, वो अभी हम देखते हैं, वो तो अभी हम सही करेंगे क्रॉस। आपको पेरेंटल जनरेशन F1 जनरेशन आ रही है समझ में? नहीं, पेरेंटल जनरेशन समझ में आ गई, ठीक है, इनसे आएगी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आपको मिलेगा? टॉल, डोमिनेंट, वो ये लिखा हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये टॉल है। अब ये अपने गेमीट्स बनाएगा, एक टी यहाँ पर आ गया, स्मॉल टी यहाँ पर आ गया, एक कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, एक स्मॉल टी यहाँ पे आ गया। अब हम बनाएंगे इसका एक्चुअल क्या होगा क्रॉस, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, देखें बेटा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको याद रखना है कि सोमेटिक सेल के अंदर 2 एलील और गेमीट के अंदर एक एलील, ठीक है। इस कंडीशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि वो गेमीट्स के अंदर जो एलील गए हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट गए हैं, ठीक है। अब ये गेमीट कंबाइन भी होंगे, ये देखना है आपको, एक गेमीट ये बन गया, एक गेमीट ये बन गया, एक गेमीट ये, एक गेमीट ये, कितने गेमीट्स बन गए यहाँ पर? 4। अब ये कंबाइन होंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी। अब आप मुझे बताओगे ये कौन सा है, टॉल या डुआफ? ये टॉल और ये डॉर्फ। इससे ये पता चल रहा है कि अलील जो है, अलील वो मिक्सअप नहीं होते, अलील मिक्स नहीं होते, ये बात में याद रखनी है। अगर अलील मिक्सिंग होती, बेटा ये बात आप दोनों कानों से सुनना, अलील अगर मिक्स हो जाते तो यहाँ पे हमें डुआफ कैरेक्टर मिलता फिर से, जो F1 जनरेशन में डिसअपीयर हो गया था। एक बार फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है, उनसे F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर था हमारे पास? टॉल, डोमिनेंट। लेकिन F2 में कौन से आ गए? टॉल और डुआफ दोनों आ गए ना। तो इनसे ये साबित होता है कि कभी भी गेमीट्स मिक्स नहीं हो जाते। अगर गेमीट्स मिक्स हो जाते तो डुआफ कैरेक्टर आता ही नहीं, ठीक है। इस वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ गेमीट भी कहते हैं, ठीक है। और गेमीट्स, क्योंकि गेमीट्स के अंदर एक ही एलील मौजूद होता है ना, इस वजह से इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहते हैं। वो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, बस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि चलो 4 होंगे। मैंने पूरे रिकॉर्ड बनाए थे इनके, कई हजारों तरह के प्लांट होंगे, सिर्फ समझने के लिए। जी हाँ, 2 हो जाए तो F1 में तो सब टॉल मिलेंगे, F2 में जो है ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 4 इंडिविजुअल मिले ना तो 3 टॉल 1 डुआफ, 3 मिलेंगे, एनी हाउ 4 मिलने आपको, 4 मिलेंगे। जी हाँ, सिंप्लिसिटी के लिए। ये बात आ रही है समझ में? इस लॉ के अलग अलग नाम, कौन से नाम है इनके? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ, अब एक मिनट, मैं पूछता हूँ जवाब दोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं? बहुत ही आसान है, यानी सेपरेशन, किसकी से? गेमेट्स की सेपरेशन। इसे लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ गेमेट क्यों कहते हैं? मिक्स नहीं होते, अगर मिक्स हो जाते तो क्या होता? डोप नहीं मिलता। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। जी, क्योंकि डॉप हमें मिल गया, क्योंकि गेमेट्स के अंदर एक ही एलील होता है। बातें आ रही हैं समझ में? ठीक है, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी कहते हैं। तीनों नाम बुक में है या आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट, और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। अब इससे ठीक है बेटा, आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।